हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए टॉप 30 क्वेश्चन जीके के आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथ ही साथ सारे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके और भी डायमेंशंस कवर हो जाएंगे। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा जो मोबाइल ऐप है, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट मोबाइल ऐप, वो भी लॉन्च हो चुका है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पे आपको फ्री PDF, सारे ही वीडियोस के मॉक टेस्ट, ऑडियो रिवीजन, OSP नोट्स, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। सो हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कि जो हड़प्पा सभ्यता है निम्नलिखित में से संबंधित है। ठीक है, तो हड़प्पा के बारे में लगभग सभी ने पढ़ा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये किस युग से संबंधित है? ये कांस्य युग से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता थी, वो तांबे और टिन को मिलाकर जो कांसा जो होता है उसका निर्माण किया जाता था। और ये इस युग की प्रमुख धातु क्या? कांसा थी। ठीक है, इसी के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और ये ताम्र पाषाण कालीन जो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है ना, क्या ये जो थी एक अर्बनाइजेशन था, सिटीज़ थी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? पशुपालन। ठीक है, क्या होने वाला है? बी, पशुपालन। ऋग्वैदिक काल जो था उससे पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। और ऋग्वेद में पशुधन एवं गाय पर विशेष चर्चा की गई है। ठीक है, कृषि का उल्लेख केवल 24 बार हुआ है और बाद में उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्न में से किसमें है? तो ठीक है, हम देखते हैं कि जो बौद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनका वर्णन किसमें मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है त्रिपिटक। ठीक है ना, बौद्ध के जो थे त्रिपिटक थे, उनमें इनकी शिक्षाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, हम देख लेते हैं। त्रिपिटक जो है बौद्ध शिक्षा का मूल ग्रंथ है और ये पाली भाषा में रचित है। ठीक है, कौन कौन से हैं? त्रि यानी कि 3, तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, और इसको बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद संकलित किया गया है। मतलब जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है उसके बाद इसका संकलन किया गया है। मगध का कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दैट इज बिंबिसार। ठीक है, हम देख लेते हैं। बिंबिसार मगध में हर्यंक वंश का प्रथम शासक था और ये महात्मा बुद्ध का समकालीन था। और इसने भगवान बुद्ध के निवास के लिए बेलू वन नामक विहार का निर्माण भी करवाया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज मौर्य काल में। ठीक है, सो जो पंचमार्क सिक्के का प्रचलन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसका प्रयोग मौर्य काल में जो है व्यापक स्तर पर हुआ है। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? बृहद्रथ। ठीक है, सो देखिए मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था और जो पुष्यमित्र शुंग थे वो इनके सेनापति थे। और पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या की, बृहद्रथ की, और शुंग वंश की स्थापना की 185 ईसा पूर्व। ठीक है, जो बाणभट्ट हैं, जो हर्षवर्धन के कवि थे, तो महाकवि बाणभट्ट ने हर्षरथ में लिखा है कि अनाय सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपने स्वामी बृहद्रथ मौर्य को सेनाओं का निरीक्षण कराते समय कुचल डाला था। तो इस तरीके से जो है उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, और मौर्य के बारे में हम अगर बात करें तो उसकी जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी मौर्य वंश की? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, उससे पहले मौर्यों से पहले जो मगध पर शासन था वो नंद वंश का था। ठीक है, इसके बाद मौर्य में हम देखें बिंदुसार, अशोक जैसे महान शासक हुए हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बनवाया गया था? तो उसका जो सही आंसर है अशोक, जो कि मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है, गांधार कला सर्वप्रथम गांधार कला है सर्वप्रथम इसी समय उस पर प्रकाश डाला गया था, मतलब प्रकाश में आई थी। और हम अशोक की बात करें तो ये जो थे बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, और जो है हम बात करें राजगादी पर बैठने से पहले ये क्या थे? अवंती जो है ना, मध्य प्रदेश का जो रीजन हुआ करता था उसको अवंती बोला जाता था।
तो वहाँ के ये क्या थे, राज्यपाल थे। ठीक है, और मास्की और गुर्जर जो अभिलेख है, ठीक है, गुर्जरा जो अभिलेख है उसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी सारे बहुत सारे अभिलेख हैं जिनमें अलग अलग नाम से इनको बोला गया है। ठीक है, और जो है बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार जो है अशोका के टाइम पे ही हुआ है। ठीक है, अशोका द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ कनिष्क। तो कनिष्क जो थे कुषाण वंश के शासक थे। ठीक है, और इन्होंने भी जो है बौद्ध धर्म का काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। ठीक है, कनिष्क भी बौद्ध अनुयायी थे और उसने क्या किया, अशोक की भांति बौद्ध धर्म का प्रचार साम्राज्य के साधनों से कराया और बौद्ध अनुश्रुतियों में कनिष्क को अशोक के समान बताया गया है। अतः द्वितीय जो है अशोक की उपाधि दी गई है तो वह किसको दी गई है, कनिष्क को दी गई है। ठीक है, सिल्क रूट वगैरह जो भी है इन्हीं से रिलेटेड है वो भी। किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हुणों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दैट इज स्कंदगुप्त। ठीक है, तो स्कंदगुप्त एवं हुणों के मध्य संघर्ष के विषय में जो है जूनागढ़ अभिलेख में, भीतरी अभिलेख में, चंद्रगर्भ परिप्रच्छा जो है, इन सारे में कई जगह पे डिस्क्रिप्शन मिलता है। और हम गुप्त साम्राज्य की बात कर ले तो 3री शताब्दी में जो है ये जो प्रयाग के पास में कौशाम्बी है वहाँ पर इसका उदय हुआ। ठीक है, संस्थापक जो थे श्रीगुप्त थे और कई इसमें महान सम्राट रहे हैं जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। ठीक है, और जैसे कि समुद्रगुप्त जिनको भारत का नेपोलियन बोला जाता था। तो इस तरीके के जो इम्पॉर्टेंट नाम है रूलर्स के वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो स्कंदगुप्त ने हुणों को परास्त करने के पश्चात जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने सारंग धारण करने वाले भगवान विष्णु की मूर्ति भीतरी में स्थापित की थी। ठीक है, सो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, कालिदास जो थे वो किस समय थे, तो वो भी गुप्त काल के समय के ही कवि थे। ठीक है, तो कालिदास के बारे में लगभग सभी को पता होगा। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन संस्कृत के महान विद्वान एवं कवि थे। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की है जिसमें से कि अभिज्ञान शकुंतलम सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो कालिदास की रचनाएं काफ़ी पूछी जाती हैं, सो आप इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, इब्राहिम लोदी। ठीक है, 1526 में इनके द्वारा आक्रमण किया गया था और लोदी वंश जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर इब्राहिम लोदी का शासक था और इसके बाद इन दोनों के बीच में बैटल होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा डाल दी जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिटों को प्रयोग करने की कानूनी वैधता एक राजकीय आदेश पर निर्भर करती है और ये जो राजकीय आदेश है किसके द्वारा पारित किया गया था, तो उसका जो सही आंसर है दैट इज़ फर्रुखशियार। ठीक है, मुगल रूलर थे ये। तो 1717 में फर्रुखशियार ने एक फरमान अंग्रेजों को जारी किया जिसमें 30,000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने की छूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ बाय द स्पीकर। ठीक है ना, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होते हैं। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के द्वारा की जाती है जो केवल अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, वह दलबंदी से मुक्त रहता है। एक बार नियुक्त हो जाने पर वह निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु जो इस समय 60 वर्ष है प्राप्त होने तक अबाध्य रूप से अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण या फिर हम कहें पर्यवेक्षण करता है। तो इसका जो सही है हमारा आंसर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, जिसको कॉम्प्ट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, भारत की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षण जो है हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो पहले जो थे राजीव महर्षि जी थे और अभी आपको पता होगा 8 अगस्त को ही जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मिस्टर GC मुर्मू, उनको हमारा कैग जो है नियुक्त किया गया है भारत का।
हम बात करें कि जब ना लोकसभा के अध्यक्ष और ना ही उपाध्यक्ष उपलब्ध हो, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई एक सदस्य। ठीक है, तो अनुच्छेद 95(2) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों की जो पैनल होती है उसका कोई भी सदस्य लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, किंतु लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त व्यक्ति अध्यक्ष पद के दायित्वों का निर्वहन करेगा। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बैठकों की अध्यक्षता और दायित्वों का निर्वहन। ठीक है, कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत के बीच पड़ता है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज मालवा का पठार। तो मालवा का पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। यह पठार लगभग 1.5 लाख किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है और यह हम बात करें विस्तृत लावा के प्रवाह से निर्मित है। इस पठार पर चंबल, बेतवा, काली सिंध तथा पार्वती जो नदियाँ हैं वो बहती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज इन दी मध्य प्रदेश। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों का विस्तार महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश तक है और इसके उत्तर में नर्मदा तथा दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? धूपगढ़। सह्याद्री पर्वत स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है किस स्टेट में? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, तो हम बात करें पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ये पर्वत उत्तर में महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण में केरल तक विस्तृत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दैट इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, असम के उत्तरी भाग में पूर्वी हिमालय की गोद में स्थित अरुणाचल प्रदेश पहले उत्तरी पूर्वी सीमांत प्रदेश यानी कि नेफा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नूरी साल है, तो इसके बारे में बात करें, एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला, इसको क्या नूरी साल कहा जाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं नूरी साल या फिर इसको प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी जिसको प्रकाश वर्ष या फिर नूरी साल कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष की अगर हम बात कर लें तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या फिर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, 72 किलोमीटर घंटे की चाल को मीटर सेकंड में दर्शाने के लिए उसे क्या लिखेंगे? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज 20। ठीक है, हम देख लेते हैं। 72 किलोमीटर घंटे की चाल को अगर मीटर सेकंड में व्यक्त करना होगा तो किस तरीके से किया जाएगा? हम उसमें 15/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 20। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, इसलिए 1000 का मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर जो आर है उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किस तरीके से 60 मिनट और 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 का मल्टीप्लाई किया है। और इसको अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो ये वैल्यू क्या निकल के आती है? 15/18। तो 72 में अगर 15/18 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, रेडियोधर्मिता की खोज 1896 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। बैक्यूरेल ने पाया कि यूरेनियम तथा यूरेनियम लवणों से कुछ अदृश्य विकिरण स्वतः उत्सर्जित होते रहते हैं और इन विकिरणों को रेडियो एक्टिव किरणें या फिर बैक्यूरेल के नाम पर बैक्यूरेल किरणें कहा जाता है। ठीक है, और इस गुण को क्या? रेडियो एक्टिवता कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है, तो इसका जो सही आंसर है अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त ऊर्जा में परावैंगनी विकिरण, दृश्य प्रकाश तथा अवरक्त विकिरण उपस्थित रहते हैं और सौर ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव के लिए केवल अवरक्त विकिरण ही अधिक उत्तरदायी है। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? ठीक है, तो करंटली अगर हम बात करें तो कितने? 118। ठीक है, और अंतिम जो है आपका कौन सा है? तो यूनिस टिप्रियम। ठीक है, न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होता है, तो इसका जो सही आंसर है कोई आवेश नहीं होता। प्रोटॉन जो होते हैं उनमें धनात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, उनमें कोई भी आवेश नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रॉन किसी पदार्थ के ऐसे मूल कण हैं जिन पर कोई आवेश नहीं होता क्योंकि वे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में बिना विचलित हुए सीधे मार्ग से
जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन कोशिकाओं तथा ऊतकों के संरचनात्मक भाग जो है भाग को बनाते हैं तथा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन के निर्माण की आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल होते हैं और प्रोटीन वास्तव में अमीनो एसिड की ही एक श्रृंखला होती है। ठीक है, प्रोटीन्स आर द चेन ऑफ द अमीनो एसिड्स। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज हम बात करें मिहिर सेन। ठीक है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज कल्पना चावला। सभी ने सुना होगा इनके बारे में। तो कल्पना चावला का जो जन्म है 17 मई 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। वे प्रथम अमेरिकी भारतीय महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की थी। ठीक है, और हम बात करें वर्ष 1997 में कोलंबिया स्पेस शटल से इन्होंने प्रथम उड़ान भरी थी और अपने दूसरे अभियान में स्पेस शटल कोलंबिया के जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उसमें 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हो गई थी। सो गाइज़, ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा जो चैनल है 5 मिनट जीके इसको सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आपको 5 मिनट की शॉर्ट रिवीजन वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू।